सभी विद्यार्थियों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज सभी अपने विद्या प्रेमियों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए आज एक विशेष सूचना है कि जहाँ एक और कुंभ चल रहा है, जहाँ एक और प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ चल रहा है, वहीं उसी को देखते हुए मैंने आपके लिए इस बोर्ड एग्जाम में एक यज्ञ लेके आया हूँ, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्लासेस एक नया चैनल जनरेट किया है, जिस चैनल के माध्यम से हज़ारों बच्चे आसान शब्दों में, आसान शब्दावली में और आसान उस शब्द ज्ञान से परिभाषाओं को समझते हुए, उस डेफिनेशन को समझते हुए अपने सपनों को और बोर्ड एग्जाम में कुछ बेहतर करने में कामयाब हो गए। इसी के लिए हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान यज्ञ क्लासेज। ये ज्ञान यज्ञ क्लासेज कुंभ के उस पावन पर्व को देखते हुए, कुंभ के उस पावन फेस्टिवल को देखते हुए हमने इस का आगाज़ किया है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक नया और एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हुए एक सुनहरा वातावरण और एक सुनहरा मौका लाए हैं, जिसके माध्यम से सभी विद्यार्थी अध्ययन करके, ज्ञानार्जन करके और ज्ञान यज्ञ रूपी उस क्लासेज में, गंगा रूपी उस क्लासेज में डुबकी लगाकर अपने जीवन को सार्थक करेंगे। तो आइए सभी बच्चे आकर आप इस ज्ञान यज्ञ क्लासेज को लाइक एंड फॉलो कीजिए और इसके माध्यम से अध्ययन करके, ज्ञानार्जन करके आप सभी विद्यार्थी अपने जीवन को साकार कीजिए। हाँ, चलिएगा आज पिछले जितने भी हम चैप्टर करवाए थे वो इकोनॉमिक्स के जो व्यष्टि अर्थशास्त्र था वो हमने पूरा कर लिया है। अब समष्टि अर्थशास्त्र की जितनी भी जो क्लासेस होगी वो ज्ञान की क्लासेस पे ली जाएगी। कुछ समय पश्चात 4 तारीख से हम लाइव क्लास लेंगे। रिवीजन के दौरान हम लाइव क्लासेस लेंगे, जिसमें मैं सभी विद्यार्थियों का आह्वान करता हूँ कि सभी विद्यार्थी ज्ञान की क्लासेस को ज्वाइन करके और इस क्लासेस से आप अच्छे से पढ़ें, एकाग्रता से पढ़ें और इस क्लासेस के माध्यम से पढ़कर आप बोर्ड के अंदर एक अच्छा आयाम प्राप्त करें। यही हमारी कामना और हमारी आशा है। अब समय को व्यर्थ ना करते हुए आइए और हम अब अध्ययन करते हैं अगले हमारे समष्टि अर्थशास्त्र के फर्स्ट चैप्टर का। हाँ, आइएगा सभी बच्चे ध्यान रखिए। देखिए आज हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र। आज हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र। हमने स्टार्ट किया है, हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, है ना। इसका परिचय क्या होता है जानते हैं। पहले सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन लिए हैं, आपका जो ये आपका जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका होगा 8 नंबर का टॉपिक है आपका, है ना। ये 8 नंबर का टॉपिक है, इसका जो अंक बार है 8 नंबर का टॉपिक है। 8 नंबर के टॉपिक में से आपके जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव, है ना, वो 2 प्रश्न बनेंगे। आ गया समझ में, है ना। फिर एक जो प्रश्न बनेगा आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न बनेगा, ये हो गया आपके बहुत लघुत्तरात्मक और ये हो गया अति लघुत्तरात्मक, है ना। तो इसका एक क्वेश्चन आ जाएगा और फिर उसके पश्चात आपके जो क्वेश्चन बनेंगे लघुत्तरात्मक का क्वेश्चन बनेगा आपके, एक क्वेश्चन बनेगा उसका, है ना। हाँ, और फिर उसके बाद में बनेगा आपके लघुत्तरात्मक एक क्वेश्चन बनेगा और ये दीर्घ लघुत्तरात्मक का जो क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा आपके एक क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर का ये हो जाएगा, 2 नंबर का ये 5। हाँ, तो ये आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं परीक्षा के अंदर। हाँ, तो इस टॉपिक को बारीकी से समझेंगे और जो इसमें महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो सभी विद्यार्थी बने रहिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, जब देखो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न के आप गहराई तक जाना है क्योंकि परीक्षा के अंदर ऐसे सवाल आएंगे जो हमारे ज्ञानोपयोगी क्वेश्चंस भी होंगे, जिनको हमारी बौद्धिकता से, जैसे मान लो हम रीजनिंग निकालते हैं ना, रीजनिंग से रिक्त स्थान तक पहुंचने का जो एक जरिया है वो हमारी बौद्धिकता है और बौद्धिकता के आधार पर भी क्वेश्चन आएंगे, उसको हमें समझना होगा। हाँ, तो बनिएगा। जैसे जब प्रश्न देखिए हमारा, जब कीमतों में लगातार वृद्धि होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए जब कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, लगातार वृद्धि होती जाती है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उस हालत को क्या कहा जाता है, जब लगातार वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती जाती है, लगातार कीमतों में यानी वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती जाती है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। हमारे सामने 4 ऑप्शन होंगे, है ना। ये हमारे 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हमारे सामने जो 4 विकल्प है ना। पहला है हमारे मुद्रा संकुचन, फिर है मुद्रास्फीति, फिर है अति उत्पाद, फिर है मंदी, है ना। सबसे पहले आप देखिए मुद्रा संकुचन, बताइए कि कौन सा आंसर होगा इसमें। तो ये मुद्रा संकुचन जो है, मुद्रा संकुचन क्या होता है, मुद्रा संकुचन सब बच्चे जानते हैं। मुद्रा किसे कहते हैं, है ना। मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा किसे कहते हैं, किसी देश में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय आय का वह साधन जिसके माध्यम से हम वस्तु विनिमय कर सकते हैं, उसे मुद्रा कहते हैं। और संकुचन मुद्रा का मुद्रा का अल्प मात्रा में निर्मित करके उसका उपयोग करना मुद्रा संकुचन कहलाता है। हाँ, अब फिर हो गया मुद्रास्फीति। तो अब देखो, दूसरा हो गया मुद्रास्फीति, फिर तीसरा हो गया अति उत्पाद और ये मंदी। मंदी का मतलब क्या होता है, महंगाई, है ना। वस्तु कल हमारे बाजार में जो सोना था 75,000 रुपये का उसका कीमत थी, फिर 75 से वो 80 हो गया, तो वो क्या हो गया, मंदी हो गया, है ना। मंदी, उसकी मार्केट जो प्राइस थी वो बढ़ गई। और अति का मतलब क्या होता है, अति अति मत कर बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी हालत तेरी हो जाएगी। तो कभी अति नहीं करना चाहिए। अति का मतलब होता है जहाँ पर बस अधिकतम चरम सीमा, जिसको कहते हैं अति, यानी तो अति नहीं करनी चाहिए। अति का तात्पर्य होता है बहुत ज्यादा, है ना, जहाँ चरम सीमा आ जाती है। तो अति उत्पाद का मतलब होता है कि अधिकतम उत्पाद, है ना। अधिकतम उत्पाद का उत्पादन करना ही अति उत्पाद है। अधिकतम उत्पाद का उत्पादन करना ही
अति उत्पाद है। आ गया समझ में? हाँ, तो सभी को इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा मुद्रास्फीति। बे आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो आंसर होगा बे होगा, जब कीमतों में लगातार वृद्धि होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है मुद्रास्फीति। अगर परीक्षा के अंदर प्रश्न आ जाए, परीक्षा के अंदर प्रश्न आ जाए, अगर प्रश्न आ जाए कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, है ना? यदि परीक्षा के अंदर प्रश्न आ जाए कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, यदि ये प्रश्न आ जाए आपके परीक्षा के अंदर किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना, ये परिभाषा दे देनी है पूरी, ये जो आपको दिख रही है ये परिभाषा पूरी लिख देनी है। जब कीमतों में लगातार वृद्धि होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उस स्थिति को जो कहा जाता है वो कहा जाता है मुद्रास्फीति। उस स्थिति को क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति, है ना? उस स्थिति को कहा जाता है मुद्रास्फीति। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। अगर परीक्षा के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो हमें ये परिभाषा लिख देनी है, और यदि से विकल्प में आ जाए तो हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं उसमें हमें ये राइट करना है। ठीक है, आगे समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मैं एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लाते रहूंगा, बस आप बने रहिएगा, है ना? और सारे जो क्वेश्चन हम करवाएंगे ना, वो सारे क्वेश्चन एक उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग करवाएंगे। किस में से कोई कितने अति लघुरात्मक प्रश्न कौन से टॉपिक में से आएंगे, लघुत्रात्मक में कितने प्रश्न आएंगे, है ना? और जो निम्नात्मक प्रश्न होते हैं वो कितने नंबर के आएंगे, इसमें भी आपके अवबोध वाले क्वेश्चन कितने आएंगे, है ना? और ज्ञानोपयोग वाले क्वेश्चन कितने आएंगे। हाँ, तो ये आपको देखना है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है ना? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है, यानी इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, बताइए देगा। जॉन मेलांकिंस, पहला ये वाला, फिर दूसरा हमारा रिकार्डो, एडम स्मिथ और हिक्स। हाँ, बताइए देगा इसमें कौन सा आंसर होगा हमारा। हाँ, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, इसमें जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, बताइए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर आ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो जॉन मेनार्ड किन्स है ना, इन्होंने इन्होंने ये बताया कि हमारे जो बाजार मांग जो होती है, वो जो बाजार मांग और बाजार जो कीमत होती है उसमें जो भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता अलग अलग था, है ना? तो उसमें जो व्यापारी जब वस्तुओं का आयात निर्यात करता है तो वह कीमत में वृद्धि करके औसत में परिवर्तन करने पर वह औसत में परिवर्तन कर देता है। तो उसकी जो भिन्नता बतलाई है वो उन्होंने बतलाई है। आगे समझ में? हाँ, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब समझोगे पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको, इसी के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख जाओगे। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से निजी उद्यमियों द्वारा किए जाते हैं उसे कहा जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए कि जो परीक्षा में आ सकते हैं। यानी कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्रियाकलाप, उत्पादन गतिविधियां मुख्य रूप से यानी खास रूप से निजी उद्यमियों द्वारा किए जाते हैं उसे कहा जाता है। बताइए वे क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था है? क्या उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, या फिर उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, या फिर मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, हमारे सामने 4 विकल्प है, 4 विकल्प में से 4 विकल्प दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प होगा जो हमारे दिए गए प्रश्न का सही आंसर बतलाता है। हाँ, तो इसको हमें फोकस करना है, तो हमें ध्यान रखना है कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से निजी उद्यमियों द्वारा किए जाते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? हाँ, बताइए देखा। तो उससे क्या कहा जाता है ये हमें देखना है कि निजी उद्यमियों द्वारा। अब निजी उद्यमी किसमें किए जाते हैं, तो जिसमें निजी होता है ना वो पूंजी हो जाती है, क्या हो जाती है, तो वो हो जाएगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से निजी उद्यमियों द्वारा किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसकी है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है। किसकी है, अमेरिका की। अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और हमारे भारत की कौन सी है, हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहती है, जिसमें, है ना, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं कि जिसमें सरकार, है ना, जिसमें सरकार प्लस जिसमें सरकार प्लस बाजारों का स्वामित्व होता है ना, जिसमें सरकार प्लस बाजारों दोनों का दायित्व होता है, जिसमें दोनों का या फिर दोनों का दायित्व या भागीदारी होती है ना, दोनों की भागीदारी होती है, वो क्या होती है, मिश्रित होती है। और ये समाजवादी क्या होती है, इस समाजवादी के माये एक देश से दूसरे देश की जो अर्थव्यवस्था आपस में इंटरकनेक्टेड होती है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गई। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आ गया समझ में? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप ध्यान से पढ़िएगा। मेरा जो लक्ष्य है, मेरा टारगेट है, आपको आकर्षित करना नहीं है। मेरा टारगेट सिर्फ आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने का है। आपको आपको आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए उस क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से उनका उत्तर दे पाओ, इसलिए मैं आपके लिए इतने आसान शब्दों में, इतने आसान वर्ड के अंदर ये क्वेश्चंस लिया है मैंने, ताकि आप इनको आसानी से समझो और समझकर अपने पेपर में आने वाले क्वेश्चनों का जो उत्तर है आप बड़े मज़े से दे सको, बड़ी हंसी खुशी से दे सको, बड़ी एक नए उमंग के साथ दे सको। उसी के उद्देश्य से मैंने ये क्वेश्चन लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। अर्थव्यवस्था में जिस छत्रक है ना, जिस छत्रक के द्वारा श्रम की पूर्ति की जाती है वह है ना? तो आप ये कह रहे हैं कि छत्रक क्या हो गया? छत्रक का क्या तात्पर्य होता है? छत्रक का तात्पर्य होता है क्षेत्राधिकार। क्या होता है? क्षेत्राधिकारी, है ना? क्षेत्राधिकारी कह सकते हो आप, क्षेत्राधिकारी। जिसका क्षेत्र पर अधिकार होता है वो क्षेत्राधिकारी होता है ना? क्षेत्राधिकारी वो छत्रक होता है। तो ये अर्थव्यवस्था में जिस छत्रक के द्वारा श्रम की, है ना? श्रम की मतलब होता है मजदूर की, है ना? मजदूरी कह दो आप,
है ना, मजदूरी की पूर्ति की जाती है वह है। यानी अर्थव्यवस्था में जिस क्षेत्र के द्वारा, जिस क्षेत्राधिकारी के द्वारा श्रम की पूर्ति की जाती है, यानी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति उस क्षेत्र में अपना एकाधिकार रखता है और वो उस क्षेत्र में उस व्यक्ति के अलावा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वो कह रहा है कि उस क्षेत्र की पूर्ति, यानी कि उस श्रम की जो क्षेत्रक होता है, उस क्षेत्र के द्वारा श्रम की पूर्ति की जाती है, वो क्या है, कहाँ पर की जाती है? अब जैसे मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का क्षेत्र है और एक व्यक्ति का क्षेत्र में एक ही व्यक्ति तो उसमें प्रवेश कर सकता है क्योंकि उसकी निजी प्रॉपर्टी है ना? उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर वही तो एंटर कर सकता है, इसके अलावा कोई एंटर नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके निजी है। तो इसलिए ऑफ कोर्स दिख रहा है, ये क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार में क्या आ गया? पारिवारिक आ गया। अब क्षेत्राधिकार के अंदर जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की जगह है, अब उसका भाई, उसका चाचा, उसका पिताजी वो तो जा ही सकते हैं ना उसमें, सबके लिए तो मना नहीं है कि वो तो उनके परिवार के अभिन्न अंग है ना? तो इसलिए इसमें हमारा आ जाएगा पारिवारिक क्षेत्र। क्या आ जाएगा? पारिवारिक क्षेत्र। हाँ, फर्म आप जानते हो, फर्म किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति होता है, मतलब विभिन्न इकाइयों, यानी कि इकाइयों के समूह को ही, विभिन्न इकाइयों के समूह को ही फर्म कहते हैं, या फिर एक ऐसी इकाई जो नवीन वस्तुओं का उत्पादन करती है उसे फर्म कहते हैं। एक ऐसी इकाई जो नवीन वस्तुओं का उत्पादन करती है उसे फर्म कहते हैं। हाँ, फिर दूसरा है बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र क्या है? बाह्य का मतलब होता है बाहर, वस्तु और सेवाओं को बार-बार, दूर-दूर निर्यात करना। एक स्थान से दूसरे एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को आयात निर्यात करना ही वो बाह्य क्षेत्र हो गया हमारा। हाँ, फिर अगला हमारी सरकार हो गई। सरकार आप जानते हो, सरकार क्या होती है? सरकार एक ऐसी प्रणाली प्रणाली के अंतर्गत गठित समूह संगठन होता है जो किसी देश की संपत्ति अर्थात जनता की रक्षक होती है। वो क्या होती है? सरकार होती है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारिवारिक क्षेत्र हो जाएगा, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर आ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसका जो एक ये इस टॉपिक को मिला के और अगले वाला जो टॉपिक है इसका, उसको मिला के ये फिर हमारे क्वेश्चन बनेंगे। आ गया समझ में? फिर ये पूरा बनेगा क्वेश्चन। इसलिए मैंने ज़्यादा उस पूरे को है ना, न लेकर क्वेश्चनों को, जो कन्फ्यूज़ करने वाले क्वेश्चन को न लेकर, जो परीक्षा के आने वाले जो योग्य पर्सन है मैंने उन्हीं को ही लिया है, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, जब कोई देश अपने घरेलू वस्तु, है ना? जब कोई देश अपने घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों को बेचता है, तो उसे क्या कहते हैं? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। परीक्षा के अंदर घुमा फिरा के कैसे भी प्रश्न पूछ लेता है। ये ये प्रश्न जो आता है ना, ये आपकी बौद्धिकता को जाँचने के लिए आता है। वो परीक्षार्थी देखता है, परीक्षार्थी जब परीक्षा देता है ना, तो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि इस परीक्षा का इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, और उसका जो उत्तर है वो उसी प्रश्न में मिलता है जो प्रश्न परीक्षार्थी को अध्यापक द्वारा, पेपर द्वारा पूछा जा रहा है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको सिर्फ समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है, और जो प्रश्न कह रहा है उसी प्रश्न को समझते हुए और समझकर उसी का उत्तर आपको इसी प्रश्न के माध्यम से देना है। आ गया समझ में? हाँ, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि जब कोई देश अपने घरेलू वस्तु, है ना, अपने घरेलू वस्तु, कोई देश अपने घरेलू की, अपने घर की, है ना, अपने घर की वस्तु, जब अपने घर की वस्तु जब हम किसी दूसरे को देते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? बताइए। मैंने ये पेन है, मैं आपको दे देता हूँ कि पकड़िए, तो ये क्या हो गया? अर्थशास्त्र में इसको क्या बोलते हैं? जैसे सामान्य हिंदी में तो बोलते हैं दे दिया मैंने उसको, देना, है ना, देना बोलते हैं। वापस लिए तो लेना बोलते हैं। लेकिन मैंने 5 पेन है, अभी 1, अब मैंने 5 पेन को मैंने आपको दिया। सारे पेन को मैंने आपको दिया, 5 पेन को, है ना, और मैं वापस उसको लूँगा नहीं। मैंने इन पेनों के बदले में आपने मुझे मूल्य दे दिया इन पेनों का, और ये पेन रूपी वस्तु मैंने आपको प्रदान कर दी। तो अर्थशास्त्र में इसको हम कहेंगे निर्यात करना। क्या कहेंगे? निर्यात करना। और यदि आपने मुझे वस्तुएँ दी है और मैंने आपका उसका मूल्य दे दिया, तो वो हो जाएगी आयात करना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक देश है ना, अपने वस्तु को, यानी अपने वस्तुओं को विश्व के अन्य देश, यानी विश्व का मतलब पूरी दुनिया, विश्व का मतलब दुनिया, जब एक देश दूसरी दुनिया को जो अपने देश से, जैसे मान लो दूध हो गया, है ना, हमारे देश से गुड़ हो गया, कच्चे पदार्थ हो गए, जब ये निर्यात करता है ना, जब ये उनको बेचता है दूसरे देशों को, तो उसको निर्यात करना कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्यात करना। तो प्रश्न यही कह रहा है कि जब कोई देश अपने घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों को बेचता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे निर्यात कहा जाता है। अब देखो, इसका दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन बन सकता है, वो इसका सेकंड प्रश्न ये बन सकता है, हाँ, इसका सेकंड प्रश्न ये बन सकता है कि जब कोई देश अपने घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों से खरीदता है। मान लो कि यहाँ पर आ गया कि अन्य देशों से अन्य देशों से अन्य देशों से खरीदता है ना? अन्य देशों से खरीदता है। अगर मान लो ये प्रश्न आ गया, खरीदता खरीदता है ना, यदि मान लो ये प्रश्न आ गया, मैं जब कोई देश अपने घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों से खरीदता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अब फिर आप यहाँ पर देखो, बेचता है तो निर्यात कहेंगे और खरीदता है तो आयात कहेंगे। अगर बेचता है तो निर्यात कहेंगे और खरीदता है तो आयात कहेंगे। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। यदि कोई देश अगर किसी दूसरे देश को बेचता है तो वो कहलाता है निर्यात, और यदि कोई देश दूसरे देश से कोई वस्तु खरीदता है तो वो कहलाता है आयात। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। परीक्षा के अंदर लिख के ले लेना, ये क्वेश्चन आपको जरूर आके रहेगा। कैसा भी क्वेश्चन घुमा के आएगा, परंतु ये क्वेश्चन जरूर आके रहेगा ही रहेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैं ये कह सकता हूँ विश्वास के साथ, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, चलिए अगले क्वेश्चन पे। आप कुल मिला के ना पूरे मन से, तन से और जीवन की एक नई चेतना से पढ़ते रहिए बस। जब आप चेतना से और जब आप उमंग से और जब आपने विचारधारा में बहने वाले विचारों को जो पॉजिटिविटी एनर्जी होती है उसके माध्यम से यदि पढ़ोगे ना, तो मैं विश्वास से कहता हूँ कि आप पढ़ोगे क्या, आप पढ़कर, है ना, बिन पंखों के पंखी तरह की उड़कर वहां पहुंच जाओगे जहां पर कोई पहुंच नहीं पाया, है ना। हाँ, देख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को
अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे को देखो मेंटल एबिलिटी जानने के लिए बच्चों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के प्रश्न को देखिए, अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र है ना, इसको पकड़िए आप। अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? विषय क्षेत्र, विषय क्षेत्र क्या होता है? व्हाट इज दिस, है ना, सब्जेक्ट एरिया, है ना, ये क्या होता है? तो ये जो विषय क्षेत्र होता है ना आपके, ये विषय क्षेत्र का तात्पर्य होता है कि जैसे जो अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। जो हमारा अर्थशास्त्र विषय है उसको कितने भागों में बांटा गया है? आप जानते हैं हमारे अर्थशास्त्र के अंदर दो भाग है, ए बे। उस ए बे का क्या नाम है? एक का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र, है ना। कितना देखो प्रश्न कितना अजीब आया है, यानी अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। अब आप समझ नहीं पाओगे कि सर ये विषय क्षेत्र क्या होता है ना। तो विषय का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। अरे हमारे अर्थव्यवस्था, अर्थ जो शास्त्र हमारा है, अर्थशास्त्र कितने भागों में बांटा गया, कितने विषयों में बांटा गया? तो दो विषयों में बांटा गया। दो विषय कौन सा है? ये दो विषय हो गया, एक हो गया हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक हो गया हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र मैंने आपको पढ़ाया भी था, इनकी मैंने परिभाषा भी समझाई थी आपको, इनके उदाहरण भी देकर समझाए थे मैंने, है ना, बारीकी से समझाया था। आप मेरी पहली वीडियो देखना मुकेश महेंद्र एजुकेशन पे, आप उस वीडियो पे, मैं उस चैनल पर मैंने ये बनाया था फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। हाँ, और अब ये समष्टि अर्थशास्त्र की जो जितनी भी क्लास हैं, अब इस ज्ञान ये की क्लास चलेगी, क्योंकि अब ये ज्ञान जो है, आप मुझे बताइए कि जब जलेबी होती है, जलेबी मीठी होती है फीकी होती है? जलेबी, अब आप कहोगे कि सर ये कैसी बात कह रहे हो, जलेबी मीठी होती है फीकी होती है? जलेबी तो ऑफकोर्स है, स्वाभाविक है कि जलेबी मीठी होती है, परंतु मेरे विचार से जलेबी मीठी नहीं होती, क्योंकि जलेबी फीकी होती है। मीठी जो होती है वो चाशनी होती है ना। अब चाशनी मीठी होती है, जलेबी जब निकालते हैं ना, जब उसको पकाते हैं, जब हलवाई उसको पकाता है, तब वो जो जलेबी होती है, वो जलेबी उस स्थिति के अंदर फीकी होती है, परंतु जब उसको चाशनी में डुबोया जाता है, तब वो अपना जो मीठा स्वरूप में आ जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार जलेबी को मीठी चाशनी में डुबाने पर वो मीठी होती है, उसी प्रकार ज्ञान को आप यज्ञ के अंदर, यज्ञ रूपी उस मिठास के अंदर जब डुबोगे ना, तब वो संस्कार के रूप में वो ज्ञान प्राप्त होगा आपको। और जब वो संस्कार के रूप में ज्ञान प्राप्त होगा ना आपको, तो फिर आप, है ना, एक परीक्षा ही पास नहीं कर पाओगे, आप अपने जीवन की बहुत बड़ी मिसाल कायम करने में आप कामयाब होगे, ये मुझे विश्वास है। इसलिए अपने इस शिक्षा को, अपने इस ज्ञान को, यज्ञ रूपी ज्ञान यज्ञ में आप डुबकी उसमें डुबोइए और फिर उस ज्ञान का आप अर्जन कीजिए, आपको आनंद आ जाएगा, है ना। हाँ, अब बने रहेगा। अगले क्वेश्चन देखिए हमारा, आगे समझ में, अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको समझना है, और समझ के प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों में छुपे होते हैं, ढूंढने वाले ढूंढते रह जाते हैं और समझदारबाजी मार जाते हैं, है ना। तो आपको प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों में ही मिल जाते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको वेरी वेरी कहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हमारे जो जितना भी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र में अधिकतर इस प्रश्न का जिक्र आता है। अधिकतर इस प्रश्न का बार बार रिपीट होना, ये बताता है कि ये परीक्षा में आने के लायक है। और लायक क्या, ये पर्सन तो आ ही सकता है, क्योंकि मुझे इस पर 91% बिलीव है, क्योंकि ये पर्सन आ सकता है। हर बार परीक्षा के अंदर ये पूछा नहीं जा रहा है, इस बार ये आ सकता है। हाँ देखिए, संप्राप्ति किसे कहते हैं? उत्पादक द्वारा, देखो इसके डेफिनेशन समझिए, संप्राप्ति किसे कहते हैं? उत्पादक द्वारा अपनी वस्तुओं को बाजार में बेचने से प्राप्त आय को संप्राप्ति कहते हैं। उत्पादक क्या होता है? ये उत्पादक कौन होता है? उत्पादक मतलब होता है जो पैदा करता है ना, कुछ भी कोई चीज, है ना, पैदा करने वाला, पैदा करने वाला, जो पैदा करने वाला होता है ना, वो उत्पादक होता है। जैसे हमारे जो पिता, जैसे मान लीजिए किसान होता है। अब किसान खेती के अंदर क्या करता है? बीजों को उसमें जुताई करता है। जुताई करने के बाद जो उसमें जो बीज जो होते हैं गेहूँ के, उसकी बुआई करने के बाद बीज, फिर उसमें वो एक पौधा अंकुरित होता है, बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है। फिर पौधा बनने के बाद फिर उसका अनाज निकलता है। तो ये क्या हो गया? फिर जो वो किसान हो गया ना, वो किसान उत्पादक हो गया। किसका उत्पादक हो गया? गेहूँ का उत्पादक हो गया, है ना। तो उत्पादक मतलब एक नवीन चीज को पैदा करने वाला। तो उत्पादक द्वारा अपनी वस्तुओं को बाजार में, यानी जैसे मान लीजिए किसान ने गेहूँ बोया, किसान ने गेहूँ बोया, और गेहूँ बोने के बाद किसान ने उस फसल को इकट्ठा किया, अपने आजीवन के, अपने जीवन यापन के लिए जितनी मात्रा में उसको चाहिए था गेहूँ, उसको तो अपने घर पे रखा, और बाकी जो ज़्यादा मात्रा में हुआ, उसको फिर वो आय लेने के लिए, धन कमाने के लिए, उसको मार्केट में किसी व्यापारी के पास जाके उसको सेल्स कर देता है, उसका विक्रय कर देता है। जब तो वो विक्रय करता है उस वस्तु का, तो उस विक्रय करने पर उस वस्तु के बदले में उसको दाम मिलते हैं। उस वस्तु के, उस गेहूँ के जो फसल होती है उसने बेचेगा, उसके उसको मूल्य मिलता है, दाम मिलता है। वही हमारी क्या होती है? संप्राप्ति होती है। आप एक रूप से कह सकते हो कि संप्राप्ति का मतलब होता है आय होता है। क्या होता है? आय, है ना। आय होता है, इसका आप आय कह सकते हो, है ना, कि ये संप्राप्ति जो होती है आय होती है। यानी किसी वस्तु, यानी किसी बेची गई वस्तु, यानी किसी बेची गई वस्तु के बदले में मिलने वाले मूल्य को ही हम संप्राप्ति कहते हैं। आगे समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सरल परिभाषा मैंने इसलिए ली है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। हाँ, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखो आप क्वेश्चन इतने सारे, इतने अच्छे क्वेश्चन मैंने, और इनकी परिभाषा है ना, मैंने अपने हिसाब से और अपने विचारधारा से मैंने इन क्वेश्चनों को बनाया ताकि आपके लिए आसान हो। बच्चे का कई बार रुचि हो जाती है पढ़ने में, अरे ये समझ में नहीं आता, कितने कठिन शब्द है, कितनी कठिन शब्दावली है, प्रश्न भी समझ, ये इनके शब्द ही समझ में नहीं आ रहे, याद ही नहीं हो रहे, रट रट के सुबह से लेकर शाम तक बैठे किताब को, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उन बच्चों की, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हुआ हूँ, है ना, तो आज मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को, मैं समझता हूँ आपकी समस्याओं को, आपकी जो समस्या है उनको समझते हुए मैंने ये तय किया है कि कोई भी बच्चा शिक्षा के प्रति उसकी ये रुचि ना हो, शिक्षा के प्रति वो शिक्षा से अलग ना हो, इसके लिए मैंने परीक्षा के अंदर पिछले जो परीक्षा हुई थी बच्चों की, उन परीक्षा के अंदर मैंने बच्चों को ऑफलाइन अध्ययन कराया था। ऑफलाइन मेरा ये फर्स्ट बार है। उनको मैंने ऑफलाइन करवाया था, ऑनलाइन ये मेरा फर्स्ट बार है। तो ऑनलाइन, अब मैं चाह रहा था कि ऑनलाइन भी बच्चे बहुत सारा अध्ययन करते हैं, तो
ऐसे बच्चे भी हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उन बच्चों का कैसे भला हो सके, उनका कैसे कल्याण उदार हो सके, उसके लिए मैंने सरल भाषा में और सरल शब्दों में ये आपके लिए ये जितना भी जो मैंने मैटर्स तैयार किया है, ताकि आप इनको पढ़ लिख कर आप भी अपने जीवन में सितारे के रूप में ला सको, अपने जीवन में रोशनी ला सको, अपने माता-पिता के जो भविष्य के जो सपने हैं, उन सपनों को आप साकार कर सको। इसीलिए मैं आपका लिहाज़ करते हुए इन सरल शब्दों में ये क्लास लेके आ रहा हूँ और नित्य लेके आता रहूँगा, है ना? बस आप बने रहिएगा और आप जुड़े रहिएगा और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको बस प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, सब्सक्राइब वगैरह बढ़ाने के लिए नहीं, नहीं, मैं सिर्फ़ मेरा उद्देश्य एक ही है कि राजस्थान के अंदर या फिर दुनिया के देश के कहीं के भी जो लड़के हो, कहीं के भी मेरे भाई-बहन हो, वो सभी परीक्षा के अंदर पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी धारणा और इसी विचार के साथ मैं आपके सामने इस चैनल को लेकर आया हूँ और ताकि आप लंबे समय तक इसी के माध्यम से आप कुछ ना कुछ हासिल कर सको, क्योंकि ये चैनल जो है ना रटाने का नहीं है, ये चैनल सिर्फ़ समझाने का है, समझने का है और समझाकर आगे आगे तक पहुँचाने तक का चैनल है। इसलिए आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और बस अपने जीवन की इस यज्ञ रूपी धारा में बहते रहिएगा, है ना? हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निवेश व्यय किसे कहते हैं? है ना? अगला क्वेश्चन कौन-सा है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि हमारा निवेश व्यय। हाँ, देखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा हो गया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा निवेश व्यय क्या है? निवेश व्यय किसे कहते हैं? निवेश व्यय का क्या निवेश का मतलब आप जानते हो, ये जो निवेश शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन्वेस्ट। क्या होता है? इसका मतलब होता है हाँ, इन्वेस्ट और व्यय का मतलब क्या होता है? चार्ज होता है ना? व्यय का मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। इसको हिंदी में बोले तो खर्च हो गया ना, खर्च हो गया। जैसे ये निवेश क्या होता है? निवेश का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपने घर के अंदर किसी वस्तु की आपकी ज़रूरत है ना? जैसे मान लीजिए कहते हैं कि पिताजी हमें खेतों में जुताई करने के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत आवश्यकता पड़ेगी, है ना? तो जो पैसे हैं, आप जो ट्रैक्टर खरीद रहे हो, पैसे लगा रहे हो, तो कहने का तात्पर्य आप क्या कर रहे हो? आप पैसे के बदले कोई वस्तु ला रहे हो, जिस वस्तु का आप उपभोग कर सको, है ना? उसका उपयोग करके आप कुछ अन्य कार्य को साकार कर सको, उस कार्य के अंदर आप तरक्की, उन्नति और प्रगति कर सको, इसके उद्देश्य से आप वो वस्तु खरीद रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पैसों को यानी अपने पैसों को किसी कार्य की उन्नति में लगाना ही निवेश कहलाता है। आ गया समझ में? हाँ, तो और व्यय खर्च हो गया। हाँ, तो इस डेफिनेशन को समझिए कि व्यय, है ना? व्यय खर्च जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए किया जाता है, उसे निवेश व्यय कहते हैं। आ गया ना समझ में? किसमें लाने में? उत्पादन क्षमता में वृद्धि। देखो मैं यही तो कह रहा था आपको, उत्पादन क्षमता में। व्यय जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। देखो कितना सरल परिभाषा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे, आगे चलते हैं। देखो आप समझते रहिएगा, जब आप समझते रहोगे ना, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा और जब आप ये रटना-वटना छोड़ो बच्चों, ये रट कर अगर पास करोगे तो जो रटता है, वो घटता है और जो समझता है, वो बढ़ता है। इसलिए रटना छोड़ो और बढ़ना पकड़ो, है ना? रटने में तुम ज़्यादा देर बस पास हो जाओगे, डिग्री लेके क्या करोगे? मार्केट में जाओगे, तुम्हारा नॉलेज होगा, है ना? तो तुम्हारा बात करने का नॉलेज होगा, कैसे बात करनी है किसी सामने वाले व्यक्ति से और जिस व्यक्ति से हमें किसी जैसे मान लो आप पुलिस स्टेशन चले गए, तो वहाँ पर हमें कैसे बात करनी है ना? किसी कलेक्टर के सामने चले गए, वहाँ पर हमें कैसी बात करनी है? पंचायत समिति में चले गए, वहाँ में कैसी बात करनी है? वहाँ पर क्या आपकी डिग्री थोड़ी काम आएगी या फिर आप डिग्री भी आप सामने लटका के जाओगे कि देखो मेरे इतने परसेंट है, वहाँ परसेंट काम नहीं आता। वहाँ पर आपके भीतर, आपके मस्तिष्क के भीतर, आपके दिलो-जान के अंदर, है ना? जो आपके भीतर ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो ज्ञान और नॉलेज ही आपकी जो पहचान बताएगा, आपकी विशेषता बताएगा कि आपके अंदर आप ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, आप समझदार हो या बेवकूफ़ हो। वो सारी जानकारी कौन बताएगा? वो सारी जानकारी आपका नॉलेज, आपका ज्ञान बताएगा और वही ज्ञान बताएगा, जो ज्ञान यज्ञ रूपी उस मिठास में डूबकर संस्कार रूपी पौधे के रूप में आपके भीतर होगा, वही ज्ञान आपके काम आएगा। इसीलिए यज्ञ हो तो हवन होगा और हवन होगा तो प्रकृति शुद्ध होगी और प्रकृति शुद्ध होगी तो हमारी विचारधारा भी शुद्ध हो जाएगी, है ना? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? परिभाषा दीजिए। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अभी मैंने समझाया था अगले क्वेश्चन में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? परिभाषा दीजिए। देखो, वे अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप निजी उद्यमियों द्वारा किए जाते हैं, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अभी मैंने समझाया था, अगले क्वेश्चन में ये आया था कि वे जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रिया मतलब जो आर्थिक जो है ना, आर्थिक क्रिया कौन सी होती है आप जानते हो? आर्थिक क्रिया जिससे वे क्रिया, है ना? जिससे वे क्रिया जिससे जिससे धन, है ना? वे क्रिया जिससे धन कमाया जाता है। वे क्रिया जिससे धन कमाया जाता है ना? धन कमाया जाता है। वो क्या होती है? हमारी आर्थिक क्रिया होती है ना? अब क्रियाकलाप क्या हो गया? क्रियाकलाप का मतलब होता है गतिविधियाँ। जैसे मान लो अब आप कर रहे हो ना, जैसे मान लो आप जैसे मान लीजिए आप धन कमाने के लिए कोई व्यक्ति उद्योग धंधे में फर्नीचर का निर्माण कर रहा है ना? हुँ। हाँ, कोई व्यक्ति फर्नीचर का निर्माण कर रहा है, कोई व्यक्ति जो मेसन होते हैं वो बड़े-बड़े जो होम्स होते हैं, उन होम का कंस्ट्रक्शंस करते हैं, उनका निर्माण करते हैं, है ना? तो कहने का तात्पर्य ये है कोई कार्य करना। हाँ, फिर निजी निजी मतलब क्या होता है? पर्सनल। उद्यमियों का मतलब क्या होता है? जो उद्योगपति होता है ना, उद्यमी, उद्यमी कहते हैं, उद्योगपति को उद्यमी कहते हैं। किसको कहते हैं? जो उद्योगपति होता है, वो उद्योगपति क्या होता है? उद्यमी होता है।
तो उद्यमी द्वारा किए जाते हैं उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे समझ में? यानी कि वे अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप निजी उद्यमियों द्वारा किए जाते हैं उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अरे जैसे मान लीजिए हमारा खेत है, हमारा खेत मान लीजिए एक उद्योग है, उसके अंदर हम सब्जी बोते हैं, है ना? खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद फसल, अनेक प्रकार की फसल बोते हैं। जब हम उसमें फसल बोते हैं तो फसल के अंदर जैसे मान लीजिए कोई उस फसल के अंदर सिंचाई करते हैं, सिंचाई के अंदर मान लीजिए कोई दिन किसी दिन आपके पिताजी आपके सिंचाई करने के लिए मौजूद नहीं होंगे, तो आपके पिताजी की जगह आप चले जाओगे, है ना? और यदि आप ना हो, पिताजी ना हो, तो आपकी जगह आपका जो सिस्टर होगी, है ना? जो यंगेस्ट सिस्टर होगी या बिगेस्ट सिस्टर होगी, वो जाके वहाँ पर हार्वेस्टिंग या फिर कुछ जो कार्य होगा वो करेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्रियाकलाप जो निजी उद्यमियों द्वारा, जो निजी उद्यमी होते हैं, निजी उद्यमी क्या, निजी उद्यमी वही होते हैं जो अपने परिवारजन होते हैं, है ना? जो छोटे उद्योगपति होते हैं, है ना? जो लघु उद्योग, सकल उद्योग के जो उद्योगपति होते हैं, वो निजी उद्योग होते हैं। हाँ, तो उनके द्वारा उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आ गया समझ में? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। सब बच्चे स्क्रीनशॉट लेना और ध्यान से इन प्रश्नों को समझना। इतने सरल शब्दों में, इतने आसान शब्दों में ये इकोनॉमिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ाना बहुत कठिन है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपके लघुत्रात्मक जो प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न ये बन सकता है, क्योंकि इसका पाठ का नाम ही क्या है? परिचय। क्या नाम है? परिचय। सेमेस्टर शास्त्र का परिचय। तो प्रश्न यही आ सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है हमारे। दीर्घात्मक प्रश्न हो सकता है ये, है ना? हाँ, ये प्रश्न वो 3 नंबर का हो सकता है हमारे साथ। समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए, बस ये प्रश्न हो सकता है। देखो अंतर क्या जानते हैं? सबसे पहले हमारे साथ में व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना? अब देखो जो मैंने जो ये जो मैंने अंतर लिया है ना, ये अंतर मैंने किताब को देखकर डायरेक्ट मैंने यहाँ नहीं लिख दिया। मैंने पहले उस किताब की गहराई तक गया, किताब के उस रस तक गया, उस किताब के अंदर उस चलने वाले हवन के अंदर गया, और उस जगह के अंदर जाके जब मैंने झाँका, तो मुझे समझ में आया कि इतने कठिन शब्द और इतने कठिन शब्दों के अंदर ये जो परिभाषा है, ये जो अंतर है, ये डिफरेंस बच्चे नहीं समझ पाएँगे। इसको जितना आसान हो सके, जितना सरल हो सके, बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि बच्चों को पढ़ने में आनंद आए, बच्चे को पढ़ने के अंदर एक नया जोश आए, एक नया जुनून आए, और इसी नए जोश और जुनून के साथ उन्होंने पूरे साल तक यदि पढ़ाई नहीं की है, तो इस 1 महीने के अंदर वो पढ़कर अपने भविष्य को निखार सके, अपने जो अरमान है उनको पूरा कर सके, अपने पिताजी के उस खुशी को बरकरार रख सके, है ना? उसीलिए मैं आपके लिए इतना सरल शब्दों में ये टॉपिक लाया हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, देखो वेस्टियर शास्त्र और सेमेस्टर शास्त्र। हाँ, देखो इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का तथा, देखो प्रश्न देखिए, इसमें व्यक्तिगत, है ना? प्रश्न को आप ढंग से रटना नहीं है, ढंग से समझना है। हाँ, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का तथा अर्थशास्त्र के छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। देखो व्यक्तिगत इकाइयाँ कौन सी? व्यक्तिगत और छोटे भागों का अध्ययन, बस ये पकड़ना आपको। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का तथा छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? इसमें देखो, इसमें समस्त अर्थव्यवस्था का तथा बड़े भागों का अध्ययन किया जाता है। देखो इसमें समस्त अर्थव्यवस्था और इसमें व्यक्तिगत, इसमें समस्त और इसमें व्यक्तिगत, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का, इसमें छोटे भागों का, इसमें समस्त अर्थव्यवस्था का और इसमें बड़े भागों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कीमत का निर्धारण किया जाता है। अब इसमें किसका निर्धारण किया जाता है? मतलब कीमत का, यानी कीमत का उसमें निर्धारण किया जाता है ना, उसको फिक्स किया जाता है कीमत को। और इसमें राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है? राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाता है। इसमें कीमत का किया जाता है और इसमें राष्ट्रीय आय का किया जाता है। अगला देखो, हाँ, ये व्यक्तिक है ना, ये व्यक्तिक समस्याओं का समाधान एवं नीतियाँ प्रस्तुत करती है। यानी जो व्यक्तिगत, यानी एक व्यक्ति विशेष का ये किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है, उस समस्या को पूर्ति करने में ये तत्पर रहती है, परंतु और उसकी नीतियाँ बनाने में ये उसकी नीतियाँ भी प्रस्तुत करती है, एक व्यक्ति विशेष के लिए, है ना? पर ये जो सेमेस्टर शास्त्र है, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान एवं नीतियाँ प्रस्तुत करती है। यानी कि जो संपूर्ण, यानी पूरी पूरी जो अर्थव्यवस्था की जो समस्या होगी ना, पूरी अर्थव्यवस्था की, यानी उस अर्थव्यवस्था के अंदर यदि कोई पॉलिसी संबंधी कोई प्रॉब्लम्स है ना? पॉलिसी रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसके सॉल्यूशंस के लिए गवर्नमेंट कैबिनेट से कन्वर्सेशन करेगी, है ना? उनसे वार्तालाप करेगी और उसका सॉल्यूशन करेगी। आया समझ में? तो इसमें जो है ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या का समाधान करती है। आ गया समझ में? हाँ, और इसमें देखिए आप, इसमें विभिन्न, अब देखो अगला देखो, इसमें विभिन्न बाज़ारों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो भिन्न-भिन्न है, जो अलग-अलग बाज़ार है, मार्केट है, उस मार्केट का जो अलग-अलग अध्ययन किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो वेस्टर्न शास्त्र द्वारा किया जाता है। यानी कि इसमें विभिन्न बाज़ारों का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न अलग-अलग बाज़ारों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें देखिए आप, इसमें समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अब ये समग्र क्या हो गया? बताइए देखिए। समग्र का मतलब होता है वर्गीगत, है ना? तो उसका अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसका अपोजिट हो गया ये विभिन्न हो गया, ये समग्र हो गया, जो पहले से ही वर्धीवान हो, पहले से ही कुशाग्र हो, उस अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। हाँ, इसमें संतुलन की स्थिति होती है। देखो इसमें क्या होता है? इसमें संतुलन की स्थिति होती है, यानी कि इसमें बैलेंस बना होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र बड़ी नहीं है ना, इसमें छोटी-छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का लेखा-जोखा ब्यौरा होता है। इसलिए इसमें ये संतुलन की स्थिति होती है, परंतु इसमें असंतुलन की स्थिति होती है। इसमें क्या होता है? इसमें असंतुलन की स्थिति होती है। असंतुलन की स्थिति क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है, जब अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था के अंदर जो नीतियाँ होती है, और उन नीतियों के माध्यम से टैक्स, जीएसटी, है ना? इसमें अनेक प्रकार के टैक्स लगाकर, अनेक प्रकार का आयकर लगाकर जो अनेक माध्यमों से जो आय आती है, फिर वो उसमें असंतुलनता होती है। उसको सँभालना, उनकी नीतियों को तय करना, बार-बार उनकी नीतियों के अंदर क्रियान्वित करना, उनके अंदर संशोधन करना, ये सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए इसमें असंतुलन की स्थिति बनी होती है। आगे समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे और आगे चलते हैं। देखो ये प्रश्न एक से बढ़कर एक है, और प्रश्न मैं जानता हूँ कि प्रश्न वही लेवे जो बोर्ड में आने के लायक हो, वरना बच्चे तो वैसे ही पढ़-पढ़ के इतना कुछ पढ़ेंगे,
कि वो पढ़ते ही रहेंगे तो भी उनकी ज़िंदगी निकल जाएगी, 4 साल निकल जाएगी, 5 साल निकल जाएगी, तब तक वो पास नहीं कर पाएँगे। पास तो फिर वो हो भी जाएँगे, परंतु वो समझ नहीं पाएँगे कि मुझे अर्थशास्त्र भी ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें मैं पढ़कर कुछ अपना भविष्य का निर्माण कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपना भविष्य का निर्माण करो, इसीलिए इस प्रकार की जो क्लास मैं लेके आया हूँ आपके सामने, है ना? अब देखो अगला क्वेश्चन देखो हमारा, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा था श्रेष्ठ अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, और एक ये क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ना। अब बता तो नहीं सकता कि एग्ज़ैक्ट कौन-सा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, परंतु मैंने ऐसे क्वेश्चन को लिया, 2 या 3 क्वेश्चनों को लिया है, जो 2 या 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ सकता है, और उसकी जो पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी 100% पॉसिबिलिटी तो नहीं कहूँगा, परंतु 90% 91% उसकी पॉसिबिलिटी रहती है परीक्षा के अंदर उस क्वेश्चन की आने की, है ना? हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने। हुँ, अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। देखो ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा के अंदर। हाँ, छत्र, अब देखो मैंने वो शॉर्ट में लिखा है, परीक्षा का आपकी जो किताब संजी होगी उसके अंदर बहुत बड़ी लिखी होगी, आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर शब्द आ जाए कि इसको हम 50 शब्दों में लिखिए, 100 शब्दों में लिखिए, तो आपको क्या करना है, इसकी जो परिभाषा है ना, इसकी परिभाषा में आप और अपने मन से लिख देना, परंतु जो इसकी जो वास्तविक जो यथार्थ परिभाषा है, उस यथार्थ परिभाषा को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप उसको देखिएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए हमारा उत्तर है, पहला इसका जो ये इसका वर्णन करना है, इसके जो 4 प्रमुख क्षेत्र है ना, 4 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? एक हो गया हमारा फर्म, एक हो गया सरकार, एक हो गया पारिवारिक क्षेत्रक, एक हो गया बाह्य क्षेत्रक, है ना? ये तो हमारे 4 हो गए, 1, 2, 3 ये 4 हो गए। अब फर्म किसे कहते हैं? अब देखो बिल्कुल सरल परिभाषा है, उत्पादन उत्पादन इकाइयों के उत्पादन इकाइयों के समूह को फर्म कहते हैं। उत्पादन इकाइयों के समूह को फर्म कहते हैं, है ना? 1 उत्पादन इकाई, 2 उत्पादन इकाई, अरे जब जैसे मान लीजिए कहीं पे जैसे मान लीजिए खेत के अंदर एक खेत के एक हिस्से के अंदर फलों की सब्जी बा रखी है ना? लघु वाटिका लगा रखी है ना? और एक खेत के हिस्से के अंदर फलों का जो है बागान लगा रखा है, और एक के अंदर कुछ फसलीकरण कर रखा है। तो अलग-अलग हो गया ना, एक ही भाग को हमने 3 भागों में बाँट दिया, एक ही खेत को हमने 3 भागों में बाँट दिया। तो क्या हो गया? 3 इकाई हो गई उसकी, तो वो 3 इकाई का जो समूह हो गया ना, वही हमारी फर्म हो गई। क्या हो गई? वो हमारी फर्म हो गई। हाँ, देखिए सरकार, किसी देश की जनता एवं संपत्ति की रक्षक सरकार होती है। अब जैसे मान लीजिए हमारे देश की रक्षा कौन करती है? सरकार कर रही है ना? अभी हमारे देश की जो रक्षा कर रही है सरकार कर रही है। देश की जो जनता कैसे रहेगी, देश की जनता के ऊपर देश की जो निजी संपत्ति होती है, उसके ऊपर कोई विदेशी आक्रांता आक्रमण ना कर दे, उसकी रक्षा के लिए भी हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, उसको अपने अंतर्गत रखकर देश की जो व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से संचालित कर रही है। तो ये उत्तरदायित्व हमारे देश की सरकार का होता है ना? आ गया समझ में? सरकार सब जानते हैं, सब अच्छे हैं। हाँ, पारिवारिक क्षेत्र, अब देखो इनके द्वारा फर्मों को श्रमिकों की पूर्ति की जाती है। अब जो पारिवारिक क्षेत्र होंगे, अरे मुझे बताओ, जो फर्म होती है, अब खेत होते हैं, खेत के अंदर मान लो बहुत ज़्यादा एकड़ ज़मीन है, तो उस एकड़ ज़मीन के अंदर बड़ी ज़मीनों के अंदर फिर आपको जो श्रमिकों की यानी मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मज़दूर कहाँ से आएँगे? परिवार से तो आएँगे ना, किसी परिवार विशेष से तो आएँगे, मज़दूर कहाँ से आएँगे? है ना? तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनके द्वारा फर्मों को श्रमिकों की पूर्ति की जाती है। यानी जो फर्म में जब ज़रूर काम करने वाले की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इनके द्वारा पूर्ति की जाएगी, इनके द्वारा भेजा जाएगा उनको, पारिवारिक क्षेत्र के द्वारा। आ गया समझ में? हाँ, फिर देखो बाह्य क्षेत्रक, ये बाह्य क्षेत्रक क्या है? हाँ, एक देश द्वारा, यानी भारत के द्वारा, मान लीजिए एक देश द्वारा आयात-निर्यात किया जाता है, यानी एक देश द्वारा आयात-निर्यात किया जाता है, इसका अध्ययन बाह्य क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है? आप इसको सीधा ऐसा पढ़िए कि एक देश द्वारा वस्तु और सेवाओं का आयात-निर्यात किया जाना। एक देश द्वारा वस्तु और सेवाओं का आयात-निर्यात किया जाना बाह्य क्षेत्रक कहलाता है। आ गया समझ में? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, और जब मिलेंगे भी सही तो इतने मतलब गहराई से और इतने अच्छे से नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन अपने हिसाब से, इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन परिभाषा, शब्दों का मेल और शब्दों की क्रमबद्धता, प्रतिबद्धता मैंने अपने हिसाब से डिसाइड की है, ताकि आप समझ सको। अगला क्वेश्चन देखिए, मिश्रित, मिक्स, है ना? मिश्रित का मतलब इंग्लिश में बोले तो मिक्स। मिक्स अर्थव्यवस्था से अर्थव्यवस्था से आपका क्या आशय है, समझाइएगा। हाँ, उत्तर, इसका उत्तर देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र, जिसमें सार्वजनिक सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र होते हैं, जहाँ सरकार एवं पूंजीपतियों दोनों को अधिक विकास में भाग लेने का समान अवसर प्राप्त होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे समझ में? उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हाँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स हो गया, है ना? और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसकी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, जिसमें आप अगर इसको सरल शब्दों में समझो, तो जिसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें जिसमें है ना, जिसमें सरकार, है ना? जिसमें सरकार प्लस बाज़ार, जिसमें सरकार प्लस बाज़ार 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 की भी, है ना? बाज़ार की भी भागीदारी होती है, भागीदारी होती है। वो क्या है? भागीदारी होती है, उसे क्या कहते हैं? भागीदारी होती है ना, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यदि मैं पर देख लीजिए यहाँ पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। पर मान लीजिए प्रश्न आ गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? 40 शब्दों में 50 शब्दों में लिखिए, तो आपको ये परिभाषा लिखनी है ना? और जिसमें सार्वजनिक, है ना, सभी और निजी दोनों क्षेत्र
होते हैं, यानी जिसमें सार्वजनिक यानी सरकार भी होती है और निजी क्षेत्र दोनों होते हैं, यानी सरकार भी होती है और बाजार भी होता है, यानी सरकार भी होती है और बाजार भी होता है, ठीक है। निजी दोनों क्षेत्र यानी निजी मतलब बाजार हो गया, निजी बाजार हो गया, जहां सरकार एवं पूंजीपतियों दोनों को अधिक विकास में भाग लेने के अवसर मिले। अब सरकार हो गया और जो पूंजीपति हो गए, है ना, पूंजीपति मतलब किसी फर्म के पति जो हो गए, वो दोनों को अधिक विकास है ना, दोनों को अधिक तरक्की करने में भाग लेने का जो मौका मिले, अवसर मिले, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा के अंदर। प्रश्न मैंने बच्चों वही लिए हैं जो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पढ़ने के लिए सरल है, आपके समझने के लिए सुलभ है और आपके परीक्षा के अंदर आने के लिए भी अपनी वो संभावना रखते हैं, ऐसे प्रश्न है ना। तो आपको सिर्फ समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जब आप पढ़ते रहोगे ना, तो मुझे विश्वास है कि आप परीक्षा के अंदर कुछ बेहतर करके आओगे। हाँ, आज के लिए देखो हमारा अंतिम क्वेश्चन यही था। आप सभी इसी तरह से निरंतर पढ़ते रहिएगा और बढ़ते रहिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी जनवरी माह में जहाँ पर एक और कुंभ का मेला चल रहा है, तो दूसरी ओर एक नवीन 2025 के साल 25वीं जो साल है, उस आगाज़ का हमारे जीवन में प्रारंभ हुआ है। तो इसी जनवरी में और इसी कुंभ के मेले के दौरान, उसी कुंभ के आधार पर मैंने आप सभी बच्चों के लिए ताकि आप सभी बच्चों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, ताकि आप सभी बच्चे एक शिक्षा क्षेत्र में आप अपना नाम, अपना पुरुषार्थ और अपने सपनों को साकार कर सकें, इसके लिए मैं आपके लिए एक नवीन चैनल का मैंने जनरेट किया है। उस चैनल का नाम है ज्ञान यज्ञ क्लासेज। यदि आप अच्छे से सिर्फ रटने को छोड़कर समझना चाहते हो और अपने भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी तरक्की करना चाहते हो, अपनी माता-पिता की तरक्की करना चाहते हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप इस चैनल से जुड़िएगा और इस चैनल से जुड़कर मुझे आपसे ये नहीं चाहता कि मैं आप इसमें मुझे जुड़ो, मुझे फ़ॉलो करो, आप आकर्षित हो, नहीं। यदि आप अपनी भलाई चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं सर हम पढ़ेंगे, समझेंगे और समझकर कुछ विद्वान विद्वान बनेंगे और विद्वान तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अपना जो लक्ष्य टारगेट है, वो गंतव्य है, उस उद्देश्य को भी प्राप्त करके अपने माता-पिता की झोली में एक खुशियों का चाँद ला के डालेंगे, तो आप तैयार रहिए और इस ज्ञान यज्ञ क्लासेस को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और दूसरे हमारे जितने भी जो गरीब भाई-बहन हैं, उनको भी जोड़िए ताकि वो भी मासूम बच्चे जुड़कर अपने इस शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। अब बस अंतिम दौर में, अंतिम शब्दों में मैं आपको यही कहूँगा कि सभी जुड़िएगा, निरंतर पढ़िएगा और मेहनत कीजिएगा और इकोनॉमिक्स की जो क्लास आ रही है, उस इकोनॉमिक्स की नित्य क्लास के अंदर आप जुड़िएगा और दू जितना हो सके उतना उसको समझिए, पढ़िए और परीक्षा के अंदर कुछ बेहतर करके आइएगा। सभी को एक बार मेरी ओर से ज्ञान यज्ञ क्लासेस के माध्यम से सभी भाइयों को, बहनों को, सभी विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन की गंगा में डुबकी लगाने वाले और यज्ञ रूपी डुबकी में लगाकर अपने जीवन को साकार करने वाले सभी विद्यार्थियों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, जो एक बहुत ही शानदार क्लास होगी। सभी को राधे राधे।